तो कहानी की शुरुआत सियोल शहर के दो सबसे बड़े माफिया जूवुन और बोंगसेंग के एक ग्रुप की लड़ाई से होती है और उन दोनों के बीच में शर्त लगी हुई थी कि लड़ाई के बाद जिस भी ग्रुप के सबसे ज्यादा फाइटर जिंदा बचेंगे बाद में पूरे शहर के ऊपर उसका ही राज होगा। अब शुरू में जूवुन का ग्रुप बहुत बुरी तरह से हार रहा होता है, पर तभी वहाँ पर जूवुन ग्रुप के ही जीजुन और साथ ही जीसियोक नाम के दो भाई की एंट्री हो जाती है। पूरे शहर में उन दोनों के नाम का डंका बजा करता था और पूरे शहर के माफिया तक उन दोनों के नाम से बहुत बुरी तरह से कांपते थे। इवन जीजुन की ताकत तो इतनी ज्यादा थी कि लोग उसको हरक्यूलिस के नाम से जानते थे और अभी भी उसने लड़ाई में उतरते ही बस मुक्को मुक्को में बोंगसेंग ग्रुप के सभी लोगों का मोर बना दिया था। पर क्योंकि जूवुन ग्रुप के काफी सारे फाइटर पहले हार चुके थे, इसीलिए बाद में इस मैच को ड्रॉ कर दिया जाता है और बोंगसेंग और जूवुन यही डिसाइड करते हैं कि उन दोनों के ग्रुप हमेशा साथ में रहेंगे, पर उन दोनों में से कभी भी कोई एक दूसरे के एरिया में अपने बिजनेस को बढ़ाने की कोशिश नहीं करेगा। फिर अब इसके साथ ही कहानी वहाँ से 11 साल आगे आती है, जहाँ चान नाम के बोंगसेंग के एक आदमी को कुछ लोग पकड़कर चांद से मार देते हैं और जैसे ही इस बारे में जूवुन और साथ ही बोंगसेंग को पता चलता है तो तुरंत ही वो लोग एक रेस्टोरेंट में जाकर मीटिंग करते हैं, जहाँ पर पास्ट में हुए सौदे को बरकरार रखने के लिए भी वो लोग हमेशा मिलते रहते थे। तो बोंगसेंग की बातों से पता चलता है कि असल में चा को उसके ही बेटे जूनमो ने मरवाया था, जो कि थोड़ा हुतिया टाइप का इंसान है और उसने चा को बस इसी वजह से मरवाया था क्योंकि उसने जूनमो को स्कूल में ड्रग बेचने से मना करा था और ये बात जूनमो को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी। अब यहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि जूनमो ने ये सारी चीजें बाहर के कुछ गैंगस्टर को पैसे देकर करवाई थी और अभी भी वो लोग बोंगसेंग के ही घर पर जूनमो के साथ थे। ऐसे में वो लोग जूनमो से काफी सारी चीजें जानकर उनके शहर में अपने पैर पसार सकते थे, इसीलिए बोंगसेंग उन्हें वहाँ से निकलवाना चाहता था। पर जूनमो का पैदा होने की वजह से बोंगसेंग अगर खुद से ऐसा कुछ करता तो जूनमो उसकी बात को बिल्कुल भी नहीं सुनता, इसीलिए बोंगसेंग जूवुन से ये सारा काम करवाना चाहता था। इस पर पहले तो जूवुन साफ मना कर देता है क्योंकि ये बोंगसेंग का फैमिली मैटर था, पर तब बोंगसेंग जूवुन को एक लैंड देने का वादा करता है जो जूवुन को काफी समय से चाहिए था, तो जूवुन भी इस काम को करने के लिए मान जाता है। अब जूवुन ने इस काम को अपने सबसे काबिल बंदे यानी कि जीसियोक को सौंप दिया था। साथ ही उसकी बातों से ये बात भी क्लियर हो गई थी कि जूवुन जल्दी ही अपनी कुर्सी पर जीसियोक को बिठाना चाहता है। हालांकि जीसियोक जूनमो को धमकाने के लिए मान तो गया था, पर कहीं ना कहीं अब उसका मन भी इस गैंगस्टर वाली लाइफ से पूरी तरह से हट चुका होता है और वो भी अब अपने बड़े भाई जीजुन की तरह सब कुछ छोड़कर एक नॉर्मल लाइफ बिताना चाहता था। खैर अभी के लिए वो अपने सबसे भरोसेमंद साथी प्योम के साथ जूनमो के घर में जाकर उसके भाड़े के टट्टुओं को भगाने की कोशिश करता है, मगर जूनमो तो उसके सामने रिपलते हुए उसको बहुत ज्यादा उल्टा सीधा बोलने लग गया था। साथ ही तब वो जीजुन के ऊपर भी कोई कमेंट करता है जिसकी किसी गलती की वजह से 11 साल पहले ही उसका पैर तोड़कर उसको गैंग से निकाल दिया गया था और तब से अकेले जीसियोक की गैंग में सब कुछ संभाल रहा था। पर ये सारी बातें सुनने के बाद जीसियोक को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था, इसीलिए वो भड़कते हुए जूनमो को काफी सारे चांटे मारता है और उस समय पर जब जूनमो के बॉडीगार्ड जीसियोक पर अटैक करने की कोशिश करते हैं तो ब्योम ने मन भरकर कूट लेता है। अब इस सब के बाद वैसे जीसियोक तो वहाँ से निकल गया था, मगर जूनमो अब उससे किसी भी हालत में अपनी बेइज्जती का बदला लेना चाहता था। लेकिन जीसियोक को तो इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता और अभी के लिए वो पूरे 6 साल बाद जूनमो से मिलने के लिए चला जाता है, जहाँ पर जीजुन से बात करने के बाद जीसियोक उसको जूवुन की विश के बारे में बताता है कि वो जीसियोक को अपनी पूरी की पूरी कुर्सी देना चाहता था, पर जीसियोक को असल में पावर का कोई भी लालच नहीं था। वो खुद भी जल्दी से जल्दी गैंग को छोड़कर जीजुन के साथ ही काम करना चाहता था, पर अभी उसके लिए ये सब पॉसिबल नहीं होता क्योंकि उसके पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन थे कि या तो वो जूवुन की कुर्सी ले ले या फिर जूवुन उसको जान से मार देगा। तब जीजुन उसको संभालते हुए उससे इस सब की टेंशन ना लेने को बोलता है और तब जीसियोक भी इस बारे में सोचते हुए अपने घर में वापस चला जाता है, जहाँ की पार्किंग में आज उसको एक बिल्ली दिखाई देती है जो कि अक्सर उसके पास आया करती थी और आज भी जीसियोक उसको खाना देकर ऊपर जा ही रहा था कि तभी पीछे से हुई चैन नाम का एक टीनेजर आकर उसके ऊपर अटैक करता है, जिसको जूनमो ने ही जीसियोक को जान से मारने के लिए हायर करा था। मगर जीसियोक की फाइटिंग स्किल सच में काफी ज्यादा कमाल की थी और उसने बस कुछ ही मुक्कों में हुई चैन को मार मार कर सड़ कर दिया था। पर तभी वहाँ पर हुई चैन के और भी काफी सारे साथी आ जाते हैं जिनके पास काफी सारे हथियार भी थे, लेकिन जीसियोक को इससे भी कोई भी फर्क नहीं पड़ता और वो बस अपने हाथों का इस्तेमाल करके हुई चैन और उसके साथियों को बिना साबुन के धोना चालू कर देता है, जिसके थोड़ी देर बाद सभी लोग कपड़ों की तरह जमीन पर बिछे पड़े थे और अभी जीसियोक के पास मौका भी था कि वो हुई चैन को जान से मारकर खत्म कर दे, मगर अभी वो ऐसा नहीं करता और हुई चैन को वहाँ से जाने को बोलकर खुद भी वहाँ से जाने लगता है। पर तभी हुई चैन ने अचानक से पीछे से जाकर उसको स्टैब कर दिया था, जिसके अगले दिन जीजुन को कोई कॉल करके जीसियोक की डेथ के बारे में बताता है। ये सुनकर तो जीजुन के पैरों तले जमीन खिसक गई थी और वो तुरंत ही जीसियोक के फ्यूनरल की तरफ जाने लगा था। वहीं जीसियोक के फ्यूनरल को ब्योम बहुत ज्यादा दुखी मन के साथ काफी अच्छे से अरेंज करता है, जहाँ पर जून की गैंग तो मौजूद थी ही,
पर साथ ही बॉन्सेंग भी वहाँ पर उसकी आत्मा की शांति के लिए प्रे करने के लिए आया था। उसके साथ में जुनमो भी होता है, जो कि ब्योम के सामने एक तरह से जी सियोक का मजाक बनाता है। और कहीं ना कहीं ब्योम को इससे ये बात समझ आ गई थी कि जी सियोक की मौत के पीछे जुनमो का ही हाथ है। फिर इसके थोड़ी देर बाद जुनमो का बेटा ली भी वहाँ पर आता है, जो कि असल में एक प्रोसिक्यूटर था और वो जी सुक की मौत के केस के बारे में और ज्यादा जानना चाहता था। मगर मैनेजर सियोंग उसको अंदर जाने से रोक देते हैं, क्योंकि कभी भी जो वो नहीं चाहता था कि उसका बेटा भी एक माफिया की तरह जिए। तभी वहाँ पर जी जुन भी पहुंच जाता है, जिसको देखते ही सियोंग और उसके सारे लोग जी जुन के सामने उसको रिस्पेक्ट देने के लिए झुक गए थे, क्योंकि बेशक से जी जुन को गैंग से निकाल दिया गया था, पर हर कोई उसके किस्सों के बारे में अच्छे से जानता था और सबको ये बात अच्छे से पता थी कि जो उनकी गैंग आज असल में जो भी है वो कहीं ना कहीं जी जुन की बदौलत है। खैर अभी के लिए सियोंग जी जुन को अपने साथ जी सियोक की डेड बॉडी के पास लेकर जाता है, जिसको देखकर जी जुन उसके कातिल के बारे में पूछता है। और जब उसको पता चलता है कि जी जुन को बस मामूली से कुछ टपोरी बच्चों ने मारा है, तो उसको तो इस बात पर भरोसा ही नहीं होता, क्योंकि वो खुद भी जी सियोक की ताकत के बारे में अच्छे से जानता था और उसको पता था कि कहीं ना कहीं उसको किसी और ने ही मारा होगा। इसीलिए इस बारे में बात करने के लिए वो बॉन्सेंग और साथ ही जूवुन के पास जाता है, जहाँ पर जाकर सबसे पहले तो वो उनके सामने आने के लिए उनसे माफी मांगता है, क्योंकि 11 साल पहले उसकी गलती की वजह से उसको जान से नहीं मारा गया था। और उसकी टांग तोड़ने के बाद ये डिसाइड हुआ था कि उस दिन के बाद से वो जूवुन और साथ ही बॉन्सेंग के सामने कभी भी नहीं आएगा। पर उसने जूवुन और साथ ही बॉन्सेंग दोनों से ही ये वादा भी लिया हुआ था कि जी सियोक को वो लोग हमेशा प्रोटेक्ट करके रखेंगे। और क्योंकि वो लोग अपने वादे को पूरा नहीं कर पाए थे, इसीलिए आज वो उनके सामने आ गया था। पर उन दोनों को सच में इस बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी कि जी सियोक को किसने और क्यों मारा है। इसीलिए जी जुन भी वहाँ से चुपचाप चला जाता है। मगर जूवुन और बॉन्सेंग समझ गए थे कि ये सब तूफान से पहले की शांति है और जी जुन किसी भी हालत में जी सियोक के कातिल के बारे में पता लगाने के लिए शहर में खून की नदियां बहा देगा। वहीं जी जुन के बाहर जाने पर ब्योम उसके पास आकर उसको खुद से इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करता है और वो खुद भी जी सियोक के असली कातिल को ढूंढकर उसे जल्दी से जल्दी जान से मारना चाहता था। मगर जी जुन भी उसकी बातों पर कोई खास ध्यान नहीं देता और जी सियोक के अपार्टमेंट में जाकर उसके अपार्टमेंट को देखने लगता है, जहाँ पर जी सियोक ने जी जुन के लिए गिफ्ट भी छोड़ा हुआ था, जो कि जी सियोक जी जुन को उसके इस बर्थडे पर देने वाला था। ये देखकर जी जुन को अंदर से और ज्यादा बुरा लगने लगता है और वो तुरंत ही अपने आप को तैयार कर सीधा हुई चैन से मिलने के लिए जेल में पहुंच जाता है, जहाँ पर शुरू में तो पुलिस वाले उसको अंदर जाने की परमिशन नहीं दे रहे थे। मगर जी जुन के पास उन सभी पुलिस ऑफिसर के घूसखोरी का डेटा था, जिससे डरकर वो पुलिस वाले उसको हुई चैन से मिलने की परमिशन दे देते हैं। तब जी जुन उसको धमकाते हुए उससे जानने की कोशिश करता है कि उससे ये काम किसने करवाया था। मगर हुई चैन तो उल्टा उसका मजाक बनाने लगता है और जब जी जुन उसको उसके पेरेंट्स को जान से मारने की धमकी भी देता है, तब भी हुई चैन उससे उन्हें बदतर से बदतर मौत देने को कहता है, क्योंकि बचपन में उन्होंने उसको और उसके भाई को छोड़ दिया था और इसीलिए हुई चैन उनसे बहुत ज्यादा नफरत करता था। अब जैसे ही ये बात जी जुन को पता चलती है कि हुई चैन का एक भाई भी है, तो वो चुपचाप वहाँ से निकलकर हुई चैन के भाई का पीछा करना चालू कर देता है, जिसका पीछा करते हुए जल्दी ही वो एक गेमिंग सेंटर में पहुंच गया था। पर वहां पर जाते ही उसको हुई चैन के काफी सारे आदमी घेर लेते हैं, क्योंकि पहले ही हुई चैन ने उन तक जी जुन के बारे में खबर पहुंचा दी थी। तब शुरू में तो जी जुन उनको वार्निंग देने के बाद उस आदमी के बारे में बताने को कहता है, जिसने जी सियोक को मरवाने के लिए पैसे दिए थे। मगर जी जुन को लंगड़ा समझकर अभी के लिए हुई चैन के आदमी अपनी ही धुन में रिपलते हुए जी जुन के ऊपर अटैक कर देते हैं, जो कि डेफिनेटली उन सबकी बहुत बड़ी गलती साबित होती है, क्योंकि जी जुन ने अब बहुत ही बेरहमी के साथ उन्हें मारना चालू कर दिया था, जो देखकर तो आधे से ज्यादा बंदों की पट के 4 से 64 हो गई थी और वो तुरंत ही वहां से भाग खड़े हुए थे। जिसके बाद बाकियों को भी पेल पाल कर जी जुन उनके लीडर के मुंह पर एक भरकर घुसंड मारता है और उसके बाद हुई चैन के भाई से नॉर्मली बात करने के बाद वहां से चला जाता है। जिसके साथ ही एक पास्ट के सीन से हम लोग जान पाते हैं कि सच में जी सियोक को हुई चैन ने जान से नहीं मारा था। उसके स्टैब करने के बावजूद भी जी सियोक ने उसके मुंह पर मुक्का मारकर उसको छोड़ दिया था और तब हुई चैन के साथी भी उसको लेकर वहां से चले गए थे। लेकिन उस समय पर पास में कोई और आदमी भी मौजूद था, जिसके ऊपर जी सियोक की नजर नहीं गई थी और शायद उसी आदमी ने जी सियोक को जान से मारा था। लेकिन इस बारे में जी जुन को कुछ भी नहीं पता था। खैर प्रेजेंट टाइम में अगले दिन प्रोसिक्यूटर ऑफिस में इस बारे में चर्चा हो रही थी, जहां पर सभी लोगों को लग रहा था कि ये केस भी बिल्कुल 12 साल पहले हुए एक केस की तरह था। उस समय में असल में बॉन्सेंग और साथ ही जूवुन एक ही आदमी के लिए काम करा करते थे, जिसका नाम मिस्टर ओ था। वो सियोल शहर का सबसे बड़ा माफिया था और उसको ही रास्ते से हटाने के बाद उन दोनों ने उसकी गैंग को आधा आधा आपस में बांट लिया था और खुद ही माफिया बनकर सियोल शहर के ऊपर राज करने लग गए थे। और जैसा कि जीवुन अपनी कुर्सी को जी सियोक को देना चाहता था, तो हो सकता था कि जी सियोक को किसी ऐसे ही बंदे ने जान से मरवाया हो जो कि खुद उसकी कुर्सी लेना चाहता है।
अब क्योंकि जूवून गैंग और साथ ही बॉन्सैंग गैंग के बारे में पता लगाना इतना ज्यादा आसान भी नहीं था, इसीलिए जानबूझकर चीफ इस केस को ली को सौंप देता है, जिसके बदले में वो ली को प्रमोशन देने का वादा करता है। और वैसे भी ली जूवून का बेटा था, इसीलिए उसे अंदर की बातों के बारे में आसानी से पता चल सकता था। तब ली भी इस पर ना चाहते हुए भी मान जाता है, क्योंकि वैसे भी उसके डैड कभी भी उसको अपनी गैंग में शामिल नहीं करने वाले थे और उसको आखिरी दम तक प्रोसिक्यूटर का काम ही करना था। वहीं जीजून वापस से हुई चैन के पास आया होता है, और क्योंकि हुई चैन जीजून के हाथों अपने भाई को मरते नहीं देख सकता था, इसीलिए वो जीजून को एनक्लीन नाम की एक कंपनी के बारे में बताता है, जिसकी ही वेबसाइट से उसको जीसीओ को मारने का टास्क मिला था, जिसके बदले में उसको 100 मिलियन वॉन का बड़ा अमाउंट मिलता। अब वैसे एनक्लीन के बारे में हुई चैन को ज्यादा चीजें पता तो नहीं होती, लेकिन एनक्लीन वालों ने अपनी पॉलिसी के चलते हुई चैन को छुड़वाने के लिए एक लॉयर को हायर करके दिया था, जिसका नाम यून था, और उससे बात करके जीजून को एनक्लीन के बारे में सब कुछ पता चल सकता था। ये बात जानते ही तुरंत ही जीजून यून से मिलने के लिए उसकी गाड़ी में चला जाता है, जिसको देखने के बाद वैसे तो यून उससे बिल्कुल भी नहीं घबराई थी, लेकिन जीजून जब अपने बारे में उसको थोड़ा बहुत बताता है तो वो डर के मारे एनक्लीन के बारे में सब कुछ बताने लगती है कि असल में एनक्लीन एक तरह की वेबसाइट है जहां पर अमीर लोग कुछ भी जॉब रखते थे, लाइक अगर किसी से कोई मर्डर या फिर कोई क्राइम हो जाता था या ऐसे ही वो किसी के साथ करवाना चाहते थे, तो उस वेबसाइट पर काम के बारे में और उसके अमाउंट के बारे में एक एडवर्टाइजमेंट डाल सकते थे, जिसको मैक्सिमम टीनेजर्स के पास सर्कुलेट करा जाता था। और जो लोग जल्दी से जल्दी पैसा बनाना चाहते थे वो इस तरह के गैर कानूनी काम करने के लिए भी तैयार हो जाते थे। पर जिस बंदे ने जीसीओ का खून करवाया था उसके बारे में सिर्फ कंपनी का ओनर ही बता सकता था, इसीलिए यून अभी जीजून को एनक्लीन का कार्ड देती है, जिस पर वहाँ का एड्रेस भी लिखा हुआ था। तब जीजून भी तुरंत ही वहाँ पर पहुंचकर वहाँ के ओनर वॉन के बारे में पूछने लगता है, जिसको वैसे तो वो पहले से जानता था, लेकिन वो लोग भी काफी टाइम से नहीं मिले थे। अब वहाँ पर काम करने वाले लोग जीजून को वॉन के बारे में कुछ भी नहीं बताते और उल्टा उससे मारपीट करना चालू कर देते हैं। तब जीजून भी उन सभी लोगों को सही से लपेटता है और वहाँ के मैनेजर से वॉन को कॉल करने को कहता है। वहीं वॉन तो अभी बहुत ज्यादा खुश होकर एक क्लाइंट के साथ डील फाइनल करते हुए खुशी से ऑफिस की तरफ आ रहा था, मगर अभी के लिए जब वो कॉल पर जीजून की आवाज सुनता है तो उसकी फुट की 4 से 64 हो जाती है। शुरू में तो वो अपने सभी साथियों से उसको मारने को कहता है, लेकिन जीजून तो पहले से ही उन सभी लोगों को अच्छे से प्रसाद दे चुका था, इसीलिए तब वॉन को भी डरते हुए ऑफिस में जाना पड़ता है, जहां पर अपनी पार्टी में भी वो जीजून से किसी पुराने दोस्त की तरह मिलने की कोशिश करता है। लेकिन तब वो जीजून के एक्सप्रेशन को देखकर समझ जाता है कि अगर अभी के लिए उसने ज्यादा चूं चपड़ करने की कोशिश करी तो जीजून तो उसकी किलोमीटर के हिसाब से लेना चालू कर देगा। इसीलिए वो जीजून से बस एक मुक्का खाने के बाद सीधा घुटनों पर आकर उसके सामने माफी मांगने लगता है और उसको डरते हुए बता देता है कि जीसीओ को मारने के लिए पैसे जुन्मो ने दिए थे। इसके बारे में पता चलते ही जीजून वहां से निकल गया था, मगर जैसे ही इस बारे में बॉन्सांग के मैनेजर किम को पता चलता है कि वॉन ने जीजून के सामने अपना मुंह खोल दिया है, तो वो गुस्से में वॉन को बहुत बुरी तरह से सुनाता है। मगर कहीं ना कहीं उसकी खुद की भी फटी पड़ी थी, क्योंकि उसको पता था कि अब अगर जुन्मो को मारने के लिए जीजून को बॉन्सांग को पूरी तरह से खत्म भी करना पड़ा तो वो पूरे बॉन्सांग गैंग को खत्म कर देगा। खैर अब तक इस बारे में जूवोन को भी पता चल गया था, इसीलिए वो गुस्से में बॉन्सैंग के पास उससे मीटिंग करने के लिए जाता है, जहां पर बॉन्सैंग को सारी सच्चाई पता चलते ही वो काफी ज्यादा डरने लग गया था। और अब जैसा कि उन्होंने 11 साल पहले ट्रीटी करी थी कि वो कभी भी एक दूसरे के आदमियों के ऊपर अटैक नहीं करेंगे, तो जुन्मो की इस ट्रीटी को तोड़ने की वजह से जूवोन के पास पूरा राइट था कि वो बॉन्सैंग को जान से मारकर उसके एम्पायर को अपना बना ले। अब वैसे तो जूवोन भी बॉन्सैंग से जीसीओ की मौत का बदला लेने के लिए तैयार था, मगर तब जैसे तैसे बॉन्सैंग उसे प्रॉपर्टी और पैसे का लालच देकर रोक देता है। लेकिन तभी वहाँ पर जीजून खुद आ जाता है, जो कि बस उनसे यही जानना चाहता था कि क्या वो लोग भी जीसीओ की मौत में इन्वॉल्व थे, जिस पर वैसे तो उन लोगों ने मना कर दिया था। लेकिन बॉन्सैंग तब उससे जुन्मो को बच्चा समझकर छोड़ने को बोलता है, जिस पर जीजून बस उससे बीच में न आने को बोलकर गुस्से में वहाँ से चला जाता है, जिससे बॉन्सैंग को अब जुन्मो की इस गलती के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था। इसीलिए वो गुस्से में जाकर जुन्मो को बहुत बुरी तरह से मारता है। पर जैसे ही उसको ये बात पता चलती है कि जुन्मो ने ये सब बस उसकी नजरों में खुद को काबिल साबित करने के लिए करा था, तो उसको प्यार से समझाते हुए प्रोटेक्ट करने का डिसाइड करता है। लेकिन तब उसने जुवोन से बिना उससे पूछे सांस लेने तक से मना कर दिया था। वहीं जीजून अभी अपनी पुरानी लाइफ में वापस आने के लिए अपने पुराने दोस्त ब्योंगहू के पास जाता है, जो कि पहले के टाइम पर तो उसी के साथ उसकी गैंग में था, पर अभी के लिए उसने अपनी बेसबॉल बैट बनाने की कंपनी खोल ली थी। और क्योंकि जीजून के लिए उसने पहले मेटल रिंग के साथ एक खास तरह का मेटल का बेसबॉल बैट बनाया था, इसीलिए जीजून उससे वापस से वैसा ही बैट बनाने को बोलता है, जिस पर ब्योंगहू मान गया था। लेकिन उससे पहले वो जीजून के पैर को सपोर्ट करने के लिए उसको एक लेग सपोर्ट देता है।
दूसरी तरफ जून अभी अपने घर में योंगडो नाम के शहर के पुलिस डीआईजी से बात कर रहा था, जिसको कहीं ना कहीं जून ने अपने अंडर में कर रखा था और अभी के लिए उस डीआईजी को जुनमो की हरकत के बारे में भी पता चल गया था। इसीलिए वो जून से उसके 11 साल पुराने सपने को पूरा करने को कहता है, जिसमें वो अपनी ट्रीटी के अकॉर्डिंग बॉन्सेंग ग्रुप को पूरी तरह से खत्म करके शहर के ऊपर कब्जा कर सकता था। अब वैसे तो जून ये सारी चीजें 11 साल पहले करना चाहता था, लेकिन उस समय पर ये सारी चीजें पॉसिबल नहीं हो पाई थी। लेकिन उसकी ये सारी बातें ली ने अपने रूम में बैठकर अपने किसी सेटअप की मदद से सुन ली थी, जिससे उसको भी जुनमो की सच्चाई के बारे में पता चल जाता है और वो जी सियोक की फाइल को देखने लगता है। वहीं बाहर अभी ब्योम आकर सियोंग से बात करते हुए उससे जी सियोक की मौत का बदला लेने को बोलता है, मगर सियोंग तो जून के ऑर्डर के बिना कुछ भी नहीं करता था। पर ब्योम तो किसी भी हालत में जी सियोक की मौत का बदला चाहता था, इसीलिए वो सियोंग को ऑर्डर के खिलाफ जाने की सलाह देता है, जिस पर सियोंग बहुत बुरी तरह से उसके ऊपर भड़कते हुए उसे लगातार चांटे मारने लगता है। पर उतने में ही वहाँ पर ली आकर ब्योम को वहाँ से भेज देता है और खुद सियोंग से बात करते हुए जुनमो के बारे में सच्चाई जानने की कोशिश करता है। लेकिन सियोंग उसको इस बारे में कुछ भी नहीं बताता और उसको कंपनी के मैटर से दूर रहने को बोलकर वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ ब्योम अभी वापस से जीजुन के पास जाकर जीजुन की टीम में ज्वाइन करने के लिए रिक्वेस्ट करता है, जिस पर शुरुआत में तो जीजुन ने पहले की तरह साफ मना कर दिया था, मगर ब्योम की जिद को देखकर वो उसको अपनी टीम में ज्वाइन कर लेता है और उसे एनक्लीन की ऑनर यून के पास भेजकर एनक्लीन की वेबसाइट की मदद से ही जुनमो की लोकेशन निकलवाने को कहता है। ब्योम ने भी ये काम जल्दी करवाने के लिए वेबसाइट के ऊपर 30 मिलियन वॉन का प्राइस रखा था, जो देखने के बाद तुरंत ही ज्यादातर लोग जुनमो की गाड़ी को ढूंढने में लग जाते हैं और थोड़ी ही देर में जीजुन के पास जुनमो की लोकेशन पहुंच जाती है। वहीं अब तक बॉन्सेंग को भी इस बारे में पता चल गया था, इसीलिए वो काफी सारे लोगों से जुनमो को प्रोटेक्ट करने के लिए बात करता है, मगर आधे से ज्यादा लोग तो जीजुन का नाम सुनते ही इस काम को करने से साफ मना कर देते हैं। इसीलिए वो अभी किम और साथ ही अपने पर्सनल बॉडीगार्ड को भेजकर जुनमो को एक बंकर टाइप एरिया में लेकर जाने को बोलता है, मगर जुनमो तो अभी भी जीजुन को लंगड़ा समझकर उसे काफी ज्यादा हल्के में ले रहा था, इसीलिए वो एक क्लब से बंकर की तरफ जाने से साफ मना कर देता है। तो बॉन्सेंग का पर्सनल बॉडीगार्ड आकर जुनमो को वहां से लेकर जाने की कोशिश करता है, पर उतने में ही वहां पर जीजुन सभी गार्ड्स को मारते हुए पहुंच गया था, जिसको देखते साथ ही किम उसको पकड़कर उससे माफी मांगते हुए जुनमो को छोड़ने को बोलता है। लेकिन जीजुन अभी किम को धक्का देने के बाद जुनमो को जान से मारने ही वाला था कि तभी अचानक से बॉन्सेंग के गार्ड ने उसके ऊपर बहुत बुरी तरह से हमला कर दिया था और जीजुन को भी उससे लड़ने में थोड़ी सी ताकत लगानी पड़ रही थी। तब लास्ट में वो जैसे तैसे उसको जान से मार देता है, पर उस बीच किम जुनमो को जैसे तैसे कार में लेकर वहां से चला गया था। तो बाहर उसको ब्योम भी रोकने की कोशिश करता है, मगर किम वहां से गाड़ी को तेज करके सीधा बंकर के पास ही ले जाकर रोकता है और जुनमो के सेफली बंकर में पहुंच जाने वाली बात को जानने के बाद बॉन्सेंग की जान में भी जान आ जाती है। वहीं जीजुन अभी वापस से जुनमो के बारे में पता लगाने के लिए वॉन के पास जाकर मदद मांगता है, जिस पर पहले तो वॉन ने बॉन्सेंग के डर से साफ मना कर दिया था, मगर जीजुन सच में बॉन्सेंग से काफी ज्यादा खतरनाक था, इसीलिए फाइनली वॉन को उसकी बात को मानना पड़ता है और तब जीजुन भी बस उसको एक दिन का टाइम देकर वहाँ से चला जाता है। अब तक किम ने भी उस बंकर की सिक्योरिटी और ज्यादा बढ़वा दी थी, लेकिन जुनमो का मन वहाँ पर नहीं लगने की वजह से वो किम के ऊपर लगातार गुस्सा कर रहा होता है, इसीलिए किम उसको समझाते हुए उसको जीजुन की 15 साल पहले की कहानी बताने लगता है। उस समय पर जीजुन असल में ओ की गैंग में ही काम करा करता था, मगर ओ उस समय पर शहर का सबसे बड़ा माफिया नहीं था। उस समय पर बुसान गैंग सियोल शहर की सबसे बड़ी गैंग थी और एक दिन ओ को पता चला था कि बुसान गैंग ने उसको और उसकी गैंग को खत्म करने का प्लान बना लिया है। ये सुनने के बाद वो काफी ज्यादा डरने लग गया था, पर बुसान गैंग के लोगों के वहाँ पर आते ही बॉन्सेंग और साथ ही जून मिलकर उन दोनों से लड़ाई करने लगते हैं। हालांकि उन लोगों ने काफी सारे लोगों को जान से मार दिया था, लेकिन बुसान गैंग सच में काफी ज्यादा बड़ी थी और जल्दी ही वहाँ पर बुसान गैंग के और भी काफी सारे लोग आ गए थे और उन लोगों की तादाद इतनी ज्यादा थी कि बॉन्सेंग और जून किसी भी हालत में उनसे जीत नहीं सकते थे। पर तभी अचानक से वहाँ पर जीजुन आ जाता है, जो कि लड़ाई करने के लिए किसी भी हाल में तैयार था और वो इतनी बड़ी गैंग के ऊपर भी ऐसे टूट पड़ा था जैसे कि किसी बड़े फैशन स्टोर पर 99% का डिस्काउंट चल रहा हो। साथ ही तब वो बुसान गैंग की जिंदगी को बिना कंफर्म करे अनस्टॉल करना चालू कर देता है, जिसको देखकर तो बॉन्सेंग और साथ ही जून का भी सिस्टम हैंग हो गया था और वो लोग समझ गए थे कि जीजुन के सामने बेशक से कितने ही लोग क्यों ना आ जाएं, उसे इस बात से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता और उसको जो करना होता है वो उस चीज को करके रहता है। क्या जीजुन की बदौलत उन लोगों ने बुसान गैंग को पूरी तरह से खत्म कर दिया था और अगले 3 साल तक तो ओ की भी दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की हो रही थी। पर क्योंकि वो जून और साथ ही बॉन्सेंग के ऊपर ही सबसे ज्यादा भरोसा करता था, इसीलिए आगे वो अपनी कुर्सी पर उन दोनों को ही बैठाना चाहता था, लेकिन ओ के बेटे को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती।
इसीलिए वो वॉन को किडनैप करने के बाद उसे उसके दोस्तों के खिलाफ भड़का देता है और उससे जून और साथ ही बॉन्सैंग को खत्म करवाने को बोलता है। लेकिन बॉन के ये काम करवाने से पहले ही ओ के बेटे को ही किसी ने जान से मार दिया था, जिसका सीधा सीधा शक बॉन्सैंग और साथ ही जून पर गया था। तब वो उन लोगों को सीधा उठाकर उनसे पूछताछ करना चालू कर देता है। लेकिन जीजून ने उसी रात जाकर ओ के घर में किसी खास रीजन की वजह से मौत का तांडव करना चालू कर दिया था और ओ के राइट हैंड मैन से भी मुकाबला करने के बाद जून और साथ ही बॉन्सैंग को छुड़ा लिया था। और क्योंकि अभी ओ ने जून और साथ ही बॉन्सैंग को धोखा देने की कोशिश करी थी, इसीलिए वो दोनों ही उसके सारे एम्पायर को टेक ओवर कर लेते हैं और उसको खुद से मरने का मौका देते हैं। खैर इसके बाद जून जीजून को अपनी ही गैंग में रख लेता है, पर उसके कुछ दिन बाद अचानक से जीजून कन्फेस करता है कि असल में उसने ही ओ के बेटे को जान से मारा था। और क्योंकि कहीं ना कहीं ये भी पीस ट्रीटी को खराब करने जैसा था और माफिया सच में अपने रूल के काफी ज्यादा पक्के होते हैं, जिनके हिसाब से वैसे तो उन्हें जीजून को जान से मार देना चाहिए था, पर क्योंकि जीजून की वजह से ही उन लोगों की जान बची थी और साथ ही वो शहर के सबसे बड़े माफिया बन पाए थे, इसीलिए बस उन्होंने उसके एक पैर को तोड़कर उसे हमेशा के लिए गैंग से बाहर निकाल दिया था। ये सब जानने के बाद जुनमो थोड़ा सा डर तो गया था, पर उसको इस बात पर भरोसा नहीं होता, इसीलिए वो किम को ही काफी ज्यादा उल्टा सीधा बोलने लगता है, जिससे परेशान होकर किम कहीं पर जाने लग गया था। उसके जाने के बाद जुनमो पागलों की तरह दरवाजे को पीटकर बाहर जाने की कोशिश करता है, लेकिन किम के ऑर्डर की वजह से कोई भी उसके लिए दरवाजा नहीं खोलता। जो देखकर कुछ सोचते हुए जुनमो तुरंत ही उन दो भाइयों को कॉल करता है, जिन्होंने उसके कहने पर कहानी की शुरुआत में चाकू जान से मारा था और अभी के लिए जुनमो उनसे जीजून को मरवाना चाहता था, जिसके लिए वो उन्हें काफी सारे पैसे ऑफर करता है और वो लोग भी इस पर मान जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ जब बॉन्सैंग अपने घर में जीसीओ की मर्डर रिपोर्ट्स को देख रहा था, तब उसको पता चलता है कि असल में जीसीओ की लाश को सबसे पहले एक पुलिस ऑफिसर ने देखा था, जिसने खुद ही उसकी इन्वेस्टिगेशन करना चालू कर दिया था। मगर सबसे ज्यादा अजीब बात ये थी कि ना तो उस पुलिस ऑफिसर का घर उस तरफ था और ना ही उसका पुलिस स्टेशन उस एरिया का था, जिसका मतलब कि कहीं ना कहीं उस पुलिस ऑफिसर को किसी ने जानबूझकर वहां पर भेजा होगा। और तब जाकर बॉन्सैंग को लगने लगता है कि ये सारी चीजें जुनमो की वजह से नहीं बल्कि किसी और की वजह से हुई हैं। वहीं किम अभी असल में बंकर से निकलने के बाद जीजून से मिलने के लिए ही आया होता है, क्योंकि उसे असल में जुनमो की हरकतों की वजह से बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था। इसीलिए वो जीजून से अपनी पुरानी करी गई सभी हरकतों के लिए माफी मांगता है और चुपचाप उसको जुनमो का एड्रेस देकर जुनमो को वहाँ पर खत्म करने को बोलता है, जिसके तुरंत बाद ही जीजून भी वहाँ से सीधा उस एड्रेस की तरफ जाने लग गया था। लेकिन असल में ये सब बस जुनमो का ही एक ट्रैप होता है, क्योंकि जिस एड्रेस पर उसने जीजून को भेजा था वहाँ पर उसने पहले ही उन दोनों भाइयों को भेज दिया था, जो कि जीजून के वहाँ पर पहुँचते ही उसको खत्म कर देते। अब वैसे तो किम असल में जीजून को जुनमो का असली एड्रेस देने के लिए निकला होता है, पर उससे पहले ही उसको जुनमो का कॉल आ गया था, जो कि उसको जबरदस्ती धमकाते हुए उससे जीजून को गलत एड्रेस देने को बोलता है। और अगर किम ऐसा नहीं करता तो जुनमो किम की बीवी और साथ ही बेटी को जान से मार देता। खैर अब तक जीजून उस बिल्डिंग में पहुंच गया था, जहां पर जाते ही उसका मुकाबला उन दोनों भाइयों से चालू हो जाता है और तब जीजून भी उनको बहुत अच्छे से बॉडी मसाज देना चालू कर देता है, जिस दौरान वो खुद भी थोड़ा सा घायल हो गया था और वो दोनों भाई अपने हथियारों से बार बार उसके ऊपर हमला करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन जीजून जैसे तैसे हर बार उनसे बचकर उन्हें फिर से मारता है और फाइनली वो एक भाई के हाथ से दूसरे को मरवाने के बाद बचे हुए भाई को भी जान से मार देता है। अब वो वहां से जा ही रहा था कि तभी अचानक से उन दोनों भाइयों में से एक के फोन पर जुनमो का कॉल आता है और तब फोन उठाने के बाद जीजून ने उसको साफ बता दिया था कि उसने उन दोनों भाइयों को जान से मार दिया है और वो जल्दी ही जुनमो को भी मारने के लिए उसके पास आ रहा है। ये सुनने के बाद तो जुनमो के चेहरे की हवाइयां उड़ गई थी, पर अभी के लिए वो गुस्से में किसी और को कॉल करने लगता है। और वहीं दूसरी तरफ जब जीजून वापस आ रहा था तब उस समय पर पास्ट के एक सीन से पता चलता है कि असल में ओ के बेटे की जान जीजून ने नहीं बल्कि जीसीओक ने ली थी, पर ताकि जीसीओक को कोई भी नुकसान ना पहुंचे इसीलिए जीजून ने सारा इल्जाम अपने ऊपर ले लिया था और वो पिछले 11 साल से बेफालतू की सजा काट रहा था। खैर प्रेजेंट टाइम में बॉन्सॉन्ग योंगडो के साथ बैठा होता है, जो कि उससे उस पुलिस वाले के बारे में पता करने को तो कहता ही है, पर साथ ही वो उससे जीजून को भी जान से मरवाने को बोलता है, क्योंकि जीजून के पूरी तरह से खत्म हो जाने के बाद ही जुनमो सेफ रह सकता था। खैर अब इसके थोड़ी देर बाद अचानक से उस बंकर के पास दो बॉक्सर पहुंच जाते हैं, जो जुनमो के गार्ड्स को पीटकर जबरदस्ती अंदर जुनमो के पास चले गए थे। पर असल में अभी थोड़ी देर पहले जुनमो ने उन्हीं दो बॉक्सर को कॉल करा था। उसमें से एक का नाम इंसुक था और दूसरे का नाम ह्यूनजिन। वो दोनों पहले के टाइम पर काफी ज्यादा अच्छे और बहुत खतरनाक बॉक्सर हुआ करते थे, लेकिन एक बार ड्रग लेकर लड़ाई करने की वजह से उन्हें फाइटिंग से हमेशा के लिए बैन कर दिया गया था। उसके बाद से ही वो लोग एज अ सुपारी किलर काम कर रहे थे और जुनमो ने उन्हें जीजून को जान से मारने के लिए बुलाया था।
जिसके लिए वो उनको 1 बिलियन वॉन देने को तैयार था। और ये सुनने के बाद तो वो दोनों ही बहुत आराम से मान गए थे। पर अभी के लिए जुनमो जीजुन के वहाँ पर आने का वेट नहीं करता और वो खुद ही उसको जान से मारने के लिए शहर में वापस चला जाता है। जहाँ पर जाते ही सबसे पहले तो उसने ब्योंगहो यानी कि जीजुन के बेसबॉल बैट बनाने वाले साथी को बहुत ही बेरहमी के साथ जान से मार दिया था, जिससे उसको थोड़ा सा अच्छा लगने लगता है। पर तभी अचानक से हड़बड़ाता हुआ किम उसको ढूंढते हुए वहाँ पर पहुँच जाता है। लेकिन जैसे ही वो वहाँ पर आकर ब्योंगहो की लाश को देखता है तो वो काफी ज्यादा गुस्से में आते हुए खुद ही जुनमो को मारते हुए उसका गला पकड़कर उसे जान से मारने लगता है, क्योंकि ब्योंगहो असल में किम का भी बहुत अच्छा दोस्त था और वो लोग पहले के टाइम पर सेम ग्रुप में हुआ करते थे। पर तभी अचानक से इनसुक ने किम को उठाकर साइड फेंक दिया था और बाद में जुनमो ने उसके धोखा देने की वजह से उसकी भी सिर पर बल्ला मार मार कर उसकी जान ले ली थी। इनसुक भी जुनमो का पागलपन देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है। पर तभी अचानक से ब्योंगहो के फोन पर जीजुन का कॉल आने लग गया था, जिसको उठाकर जुनमो तुरंत ही उसे किम और साथी ब्योंगहो की मौत के बारे में बताता है। जो सुनने के बाद जीजुन को और ज्यादा गुस्सा आ गया था। उसने डिसाइड कर लिया था कि वो किसी भी हालत में जुनमो को आज ही खत्म करेगा। इवन अभी के लिए उसके पास वो बल्ला भी था जो कि ब्योंगहो ने उसके लिए बनाया था, इसीलिए उसको लेकर वो थोड़ी ही देर बाद जुनमो के बंकर के बारे में पता करते हुए उसके बंकर में पहुंच जाता है। लेकिन उसके वहां पर आने से पहले जुनमो ने वहां पर और भी बहुत सारे फाइटर्स और सिक्योरिटी गार्ड्स को बुला लिया था और उसे लग रहा होता है कि शायद वो सारे मिलकर जीजुन को जान से मार देंगे। इवन जुनमो ने उनके सामने शर्त भी रखी थी कि जो भी उसके सामने जीजुन को पकड़कर जिंदा लाएगा वो उसको काफी सारे पैसे एक्स्ट्रा देगा। जो देखकर तो वो सारे के सारे फाइटर काफी ज्यादा खुश हो गए थे और अब तो वो जुनमो के लिए अपनी जान देने तक को तैयार थे। खैर तब जुनमो वहाँ से इनसुक के साथ कंट्रोल रूम में जाकर कैमरा की मदद से सब कुछ देखने लगता है और उसको पूरा भरोसा था कि अगर बाय चांस जीजुन उस तक आ भी गया तो भी इनसुक उसको जान से मार देगा। खैर अब इसके कुछ ही समय बाद जीजुन भी बंकर में एंट्री कर लेता है और अंदर आते ही सभी लोगों ने उसको घेर लिया था, जिस पर पहले तो जीजुन उन्हें वहां से हटने की वार्निंग देता है। लेकिन जब कोई भी उसकी बात को नहीं मानता तो जीजुन भी उन्हें जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी वाली पॉलिसी को इस्तेमाल करने का मौका देना चालू कर देता है। ये देखकर ही सबकी इतनी ज्यादा फट गई थी कि शायद दर्जी भी उनके सिलने से साफ मना कर देता। इवन बेचारे जुनमो के चेहरे पर तो डाउनलोड पेंडिंग वाली फीलिंग आ गई थी, लेकिन जीजुन ने तो बस अभी अपना तांडव करना चालू करा था। वो अभी भी अपने द्वारा बांटे जाने वाले फ्री ट्रायल ऑफ डेथ को जारी रखता है, जिसमें सब लोगों का सब्सक्रिप्शन भी अपने आप लगता जा रहा था। हालांकि जीजुन को इस सब में खुद भी काफी ज्यादा चोट आई होती है और एक समय पर एक बंदा तो उसको जान से मारने भी वाला था, लेकिन जीजुन ने तो उसके साथ साथ बाकियों को भी पूरी तरह से खत्म कर दिया था। जिसके बाद वो सीधा जुनमो के पास जाना चालू कर देता है, जो देखकर तो जुनमो और ज्यादा डर गया था और इनसुक भी अभी उसकी इसी डरपोकपने का फायदा उठाकर उससे 2 बिलियन की मांग करता है। तब ना चाहते हुए भी जुनमो को उसको 2 बिलियन वॉन देने के लिए मानना पड़ा था, इसीलिए अब जीजुन के आते ही इनसुक उसको उठाकर सीधा नीचे फेंक देता है। पर जीजुन वापस से उठकर उससे लड़ाई करने लगता है, पर क्योंकि वो काफी ज्यादा थका हुआ था इसीलिए वो शुरू में हार रहा था और एक समय पर उसकी हालत बिल्कुल मरने वाली हो गई थी। लेकिन तब इनसुक और जुनमो उसके भाई का मजाक बना देते हैं, जो सुनने के बाद तो जीजुन पास में पड़े कांच को उठाकर सीधा इनसुक की आंख में मार देता है और बाद में उसने उससे लड़ाई करते हुए उसकी दूसरी आंख को भी फोड़ दिया था। इसके बाद वो फाइनली उसको मौत के घाट भी उतार देता है, जो देखकर तो जुनमो की पैंट गीली हो गई थी। अब वो अपनी जान बचाने के लिए जीजुन से माफी मांग रहा था, मगर जीजुन उसके हाथ पैर तोड़ने के बाद उसको भी जान से मार देता है। जिसके बाद जब वो जुनमो की बॉडी के पास बैठकर अपने भाई के बारे में सोच रहा था कि तभी अचानक से जुनमो के फोन पर बॉन्सेंग का कॉल आता है, जिसने उस पुलिस ऑफिसर को पकड़कर काफी ज्यादा टॉर्चर करा था और तब जाकर उसको पता चला था कि असल में जी सियोक की जान किसी और ने ली थी। उस रात भी हुई चैन के साथी उसको वहां से लेकर भाग गए थे, लेकिन वहां पर एक बहुत ही खतरनाक फाइटर मौजूद था जिसने तुरंत ही जी सियोक पर अटैक करना चालू कर दिया था। लड़ाई में काफी ज्यादा माहिर होने के बावजूद भी जी सियोक को उससे लड़ने में बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही थी और इवन उस आदमी के पास एक निंजा टाइप का टूल भी था, जिसकी मदद से पहले तो उसने जी सियोक के दोनों हाथों को बुरी तरह से घायल कर दिया था और फिर जब लड़ाई करने के लिए जी सियोक के शरीर में ज्यादा जान नहीं बचती तो उसके गले पर स्टैब करके उसको जान से मार देता है। इसके बाद ही उस ऑफिसर को किसी का कॉल आया था, जिसने ही प्रॉपरली उसको जी सियोक की डेड बॉडी के बारे में बताया था और कहीं ना कहीं इससे ये बात क्लियर हो रही थी कि जुनमो का जी सियोक से कोई भी लेना देना नहीं था और प्रेजेंट टाइम पर भी उसको जीजुन से छुपने की कोई जरूरत नहीं थी। अब वैसे ये सारी बातें जानने के बाद जीजुन काफी ज्यादा दंग तो रह गया था, पर अभी वो बॉन्सेंग को जुनमो की मौत के बारे में बता देता है, जो सुनकर तो बॉन्सेंग के पैरों तले जमीन खिसक गई थी और उसको जीजुन पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था।
तब वो भी उससे जुनमो की मौत का बदला लेने का डिसाइड कर लेता है। और बाद में जब जीजुन असली कातिल के बारे में पता करने के लिए सियोल में वापस आ रहा था, तब उसकी कार को जबरदस्ती एक दूसरी कार ठोक देती है जिसके आगे क्रेन का हिस्सा लगा हुआ था, और उसी वजह से जीजुन की गाड़ी पुल के नीचे पानी में जा गिरी थी। अब उस किलर के हिसाब से जीजुन की मौत इस तरह से हो जानी चाहिए थी, इसीलिए वो इस बारे में किसी को कॉल पर बताकर वहां से चला जाता है। अब वैसे जीजुन के इतने सारे दुश्मन होने की वजह से अभी उसको मरवाने की कोशिश किसने करी थी, और आगे चलकर क्या वो अपने भाई के असली कातिल को ढूंढ भी पाएगा या फिर नहीं। वीडियो के बड़े होने की वजह से इन सभी सवालों के जवाब आपको इसके नेक्स्ट पार्ट में जानने को मिलेंगे, जो कि जल्दी ही आ जाएगा। पर क्या सच में ये कहानी आपको पसंद आ रही है, और क्या इसके सेकंड पार्ट को मुझे कंटिन्यू करना चाहिए? कमेंट सेक्शन में इस बारे में जरूर बताना। और इस बार भी अगर सिर्फ 100 लोगों को भी इसके सेकंड पार्ट को देखना होगा, तो भी मैं सिर्फ उन 100 लोगों के लिए इसके सेकंड पार्ट को लेकर जरूर आऊंगा। तो कमेंट करना मत भूलना। और बाकी उम्मीद है कि आप लोगों को एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। आप लोगों को एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सिलेक्ट करना, और साथ ही वीडियो को भी लाइक करना। मैं ऐसी ही और मजेदार एक्सप्लेनेशन वीडियोस लेकर आता रहूंगा। खैर तब तक के लिए टाटा और गुड बाय।